गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड, और वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल बाकी तो हमने कर लिए थे, विवर्तन और व्यतिकरण से रिलेटेड तो बीच में चैप्टर के बीच में देख लिए थे, लेकिन जो हमारा लास्ट टॉपिक था ध्रुवण, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम आज के इस लेक्चर में। तो बोर्ड पे दो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, दोनों न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे, एक के बाद एक सोल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्या दे रखा है देखो, किसी पारदर्शी कांच की प्लेट पर प्रकाश किरण tan इनवर्स √3 के कोण पर आधारित है या फिर आपतित होती है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। आधारित बोलो या फिर आपतित होती है, एक ही बात है। आगे क्वेश्चन को पढ़ना कि परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित है। जो परावर्तित किरण है वो पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होती है। अब यहां पर कि ऊपर वाली फर्स्ट लाइन को पढ़ने से तो हमें यही बात पता चल रही है कि आपतन कोण का मान कितना दे रखा है, tan इनवर्स √3। तो जो जो चीजें हमें दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का हमें दे रखा है गिवन दैट, सबसे पहले जो दे रखा है उसमें से हमें आपतन कोण दे रखा है, I की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स √3, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है। अब आपतन कोण देने से हम ये थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी घटना हो रही है, परावर्तन हो रही है कि अपवर्तन हो रही है, ध्रुवण हो रही है, व्यतिकरण हो रही है, विवर्तन हो रही है। वो घटना हमें पता ही नहीं है कौन सी घटना। वो तो हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो हमें लाइन टू लाइन पढ़ने पर समझ में आएगा। तो देखो आगे क्या दे रखी है, परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण नाम आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि परावर्तन की घटना है। थोड़ा सा और पढ़ो इसको, तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित है। इसका मतलब देखो परावर्तित किरण ध्रुवित प्राप्त होती है, इसका मतलब ध्रुवण की घटना में एक तो प्रकाश किरण आपतित होती है तो पूर्ण परावर्तित हो जाती है, जो कि पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, और एक किरण होती है वो अपवर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित है। इसका मतलब ये कौन सा प्रयोग हो रहा है, ये बुश्क का प्रयोग हो रहा है, पक्का ये क्वेश्चन। और बुश्क के प्रयोग में जो आपतन कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, ध्रुवण कोण। और ध्रुवण कोण को हम किससे लिखते हैं, IB से लिखते हैं। तो हमें पता है कि आपतन कोण क्या दे रखा है, IB की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स √3 ध्रुवित। तो हमें पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण दोनों पूछना है, ठीक है। तो पहले हम कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो हमें ये पता है कि ध्रुवण की घटना हो रही है तो कौन सा नियम लगाएंगे, बुश्क का नियम। तो बुश्क के नियम से, और बुश्क का नियम क्या कहता है, बुश्क का नियम हमें कहता है कि पदार्थ का जो अपवर्तनांक है म्यू वो tan IB के इक्वल होता है, मतलब ध्रुवण कोण के tan के स्पर्शरेखा के मान के बराबर होगा। IB की वैल्यू यहां पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो म्यू tan IB की जगह रखेंगे tan इनवर्स √3, ये आ जाएगा यहाँ पे IB की वैल्यू ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो tan और tan इनवर्स, अगर हम tan इनवर्स का tan लेंगे तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो म्यू की वैल्यू आ रही है √3। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना आ रहा है, कांच का जो अपवर्तनांक आ रहा है वो हमारा आ रहा है √3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना है, अपवर्तन कोण भी ज्ञात करना है। अपवर्तन कोण कौन सा होता है, R कोण होता है, वो निकालना है। तो हमें ये पता है कि ये घटना ध्रुवण की हो रही है। तो यहां पे देखो ध्रुवण की घटना में जब कोई प्रकाश किरण इस सतह पर आपतित होती है ध्रुवण कोण IB से, तो इसमें प्रकाश का क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और एक क्या हो जाता है, अपवर्तन। यहाँ पे परावर्तित किरण चली जाएगी और यहाँ पे अपवर्तित किरण, ये कौन होगा, R। बुश्क के प्रयोग में जो परावर्तित किरण होती है, ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती है। इसका मतलब ये कोण होता है 90 डिग्री, और ये कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण ये IB के बराबर होता है। तो यहां पर बुश्क के प्रयोग में हमने IB प्लस R की वैल्यू निकाली थी, कितना होता है, हमें पता है कि IB प्लस R बराबर होता है 90 डिग्री, यही होता है ना। तो ये यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे कि इस तरीके से निकाले तो कैसे आएगा। तो देखो सबसे पहले हम IB प्लस R = 90 डिग्री इससे निकालेंगे तो हमें IB चाहिए। अब IB की वैल्यू हमें दे रखी है tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का tan मान, तो कितने डिग्री पर होता है, IB आपतन कोण दे रखा है, tan इनवर्स √3 की वैल्यू, तो tan का मान है वो √3 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। देखो स्टार्ट करते हैं ना, तो कहां से होता है 1/√3, फिर आएगा 0 1/√3, फिर 1 और फिर √3, तो ये 60 डिग्री पर होता है। तो IB की वैल्यू कितनी होती है, 60 यहां पे रख दो, 60 प्लस में R बराबर 90 डिग्री, और R 90 को 60 को उधर लेके जाएंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो यहां से हमारा जो अपवर्तन कोण बन के आएगा वो कितने
डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का आएगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समाप्त होता है। या फिर आप कैसे कर सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखो तो यहाँ पे इस अपवर्तनांक से निकाल भी सकते हो। IB की वैल्यू आपतन कोण की निकाल के वो वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल देना और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, परावर्तन अपवर्तन कोण R की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो दूसरे को देखते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो पोलराइड परस्पर क्रोशित अवस्था में। अब देखो दोनों क्रोशित अवस्था में है तो एक पोलराइड होगा, ध्रुवक होगा, वो ऐसे होगा, और विश्लेषक होगा वो इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे रहता है। क्रोशित अवस्था ये होती है ना, और समांतर अवस्था क्या होती है कि दोनों पोलराइड में जो परतें होती है वो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो यहाँ पर पहले से ही हमें कौन सी स्थिति दे रखी है, 90 डिग्री वाली स्थिति दे रखी है कि ध्रुवक तथा विश्लेषक के मध्य बना कोण कितने डिग्री का है, 90 का। अब उनमें से एक को 30 डिग्री से घुमाया जाता है, मतलब दो पोलराइड दे रखे हैं हमें। एक पोलराइड ये दे रखा है, देखो यहाँ पे एक पोलराइड है, इसमें इस तरीके से समांतर व्यवस्था दे रखी है ध्रुवक, और दूसरा पोलराइड है वो यहाँ पे दे रखा है क्रोशित व्यवस्था, इस तरीके से दे रखी है। तो दोनों के मध्य हमें पता है थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब यदि दोनों में से किसी एक को 30 डिग्री से घुमाया जाए तो एक को इस विश्लेषक को घुमा देते हैं, आगे वाला होता है, ये कौन सा होता है, विश्लेषक होता है, और ये वाला कौन सा होता है, ये होता है ध्रुवण होता है, ध्रुवक। ठीक है। अब सबसे पहले यहां से अध्रुवित प्रकाश आपतित होगा, इस अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता मान लेते हैं I0, और जब ये इस पोलराइड ध्रुवक पर आपतित होकर निकल जाएगा तो यहां पर जो आने वाला प्रकाश होगी उसकी तीव्रता कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। ये बात मैंने पहले बताई आपको कि एक पोलराइड से जब आपतित प्रकाश निर्गत होता है तो उसकी तीव्रता आधी हो जाती है, I0/2 हो जाएगी। ठीक है। ये वाली तीव्रता पहले से आ गई तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि I1 की वैल्यू है वो कितनी हो गई, I0/2। अब ध्यान देना, अब ये वाली इसकी जो व्यवस्था है वो ऐसे समांतर है, और इसमें से जो अब ये वाला जो निर्गत प्रकाश है, पहले पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश होगा वो दूसरे पोलराइड के लिए कौन सा प्रकाश बनेगा, आपतित प्रकाश। तो अब यहां पर जो आपतित प्रकाश की तीव्रता लेंगे वो कौन से पोलराइड पे लगाया जाएगा, फॉर्मूला दूसरे पोलराइड पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी है, I0 है, ये हो जाएगी हमारी अधिकतम तीव्रता है I0। ठीक है। यहां से अब प्रथम पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो प्रथम पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो प्रथम पोलराइड से जब निर्गत होगा तो तीव्रता कितनी हो जाती है, I1 की वैल्यू हो जाएगी वो प्रारंभिक तीव्रता की कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है। अब ये प्रथम पोलराइड वाला जो निर्गत प्रकाश है वो दूसरे पोलराइड के लिए आपतित प्रकाश बनेगा, और आपतित प्रकाश जब दूसरे पोलराइड पे आता है तो उसको हम 30 डिग्री के कोण से घुमाते हैं, वो ऐसे है और इसको ऐसे 30 डिग्री के कोण से घुमाया जाएगा। 30 डिग्री के कोण से घुमाने पर पहले पोलराइड की स्थिति तो ये रहेगी, ठीक है, इस तरीके से प्रथम पोलराइड में, और इसको 30 डिग्री से घुमाएंगे तो दूसरे पोलराइड की व्यवस्था है वो कैसे बनेगी, इस तरीके से, मतलब ये 30 डिग्री के कोण से यहां से घूम जाएगी इस तरीके से, ये 30 डिग्री के कोण से। अब इन दोनों के मध्य कोण कितना होगा, क्योंकि जो थीटा कोण होता है वो किस किस के मध्य होता है, ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य। तो यहां पे हम मेलस का नियम लगाएंगे, ये होता है ध्रुवक और ये विश्लेषक होता है। ठीक है। अब ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य कोण देखें तो ध्रुवक की लाइनें कैसी, ऐसी, और विश्लेषक की लाइनें कैसे, ये डैश लाइन और विश्लेषक कैसे, ऐसे। यहां से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री। जबकि जो मेलस के नियम में ध्रुवण के लिए मेलस का नियम लगाते हैं वहां पे जो थीटा एंगल लेते हैं वो थीटा किसके मध्य कोण होता है, वो ध्रुवक तथा विश्लेषक के मध्य वाला कोण, ये वाला कोण होता है थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 में से इसको घटाएंगे तो कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री। तो अब यहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं, यहां पर हम अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हम यहां पे मेलस के नियम से निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकालेंगे। तो निर्गत प्रकाश होगा वो कौन से पोलराइड से जाएगा, वो जाएगा कौन, दूसरे पोलराइड से। तो दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश यहां पे देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है। अतः दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश, दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, I2 बराबर, अब I2 के लिए आपतित प्रकाश कौन सा बनेगा, I1,
तो I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। यही तो आता है फॉर्मूला, यही होता है ना I2 I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन I0 वो पहले के लिए है, पहले के लिए। अब लेकिन पहले ध्रुवक से चला गया तो I1 हो गया, वो उसके लिए बनेगा दूसरे पोलराइड के लिए। तो I1 और cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? I1 तो कितना है I0/2 और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 - 30 बराबर 60 डिग्री। ये वाला होता है ध्रुवक तथा विश्लेषक के मध्य कोण। तो यहाँ से देखो इसकी तीव्रता, अब यहाँ से तीव्रता निकाल लेते हैं कि दूसरे पोलराइड से निर्गत होने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता बनेगी वो कितनी बनती है। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल्स टू I0/2 इनटू में cos स्क्वायर और 60 cos 60 की स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी, तो I2 बराबर होगी I0/2 इनटू में 1/2 की स्क्वायर। 1/2 की स्क्वायर होती है 1/4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा I2 बराबर आ जाएगा I0/8। ये आ रही है दूसरे पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश होगा इधर से, ये वाला इसकी तीव्रता आ रही है। ठीक है, अब दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो फाइनल निर्गत प्रकाश होगा उसकी प्रतिशत तीव्रता ज्ञात करो। अब प्रतिशत निकाली जाती है वो किससे निकाली जाएगी, आपतित से। तो निर्गत तीव्रता बटे, अब प्रतिशत तीव्रता निकालते हैं देखो, तो प्रतिशत तीव्रता हो जाएगी निर्गत तीव्रता बटे में आपतित तीव्रता, क्योंकि आपतित के सापेक्ष ही निकलती है। और इनटू में कितना आ जाएगा, इनटू में 100 और प्रतिशत। 100 से गुणा कर दोगे तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा और भाग वाला 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो इसको करते हैं, निर्गत की तीव्रता है I0/8 बटे में आपतित की तीव्रता कितनी है, आपतित ये रहा तो इसकी तीव्रता है I0 गुणा में 100%। अब 8 आ जाएगा नीचे, I0 से I0 कट जाएगा तो ये बचेगा 100 बटे में 8 लगभग आएगा 12.5%। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया किस तरीके से हमें करना है। एक चीज ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट से चलोगे तो न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा, उसके चांसेस कम होते हैं। और अगर आपने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया और फॉर्मूले बेस्ड आ गए तो वहां पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत होगा ही, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने बाय कॉन्सेप्ट बताया आपको, और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दो पोलराइड इस प्रकार से रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है, महत्तम है, मतलब मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम तीव्रता दो पोलराइडों से निर्गत प्रकाश की होगी। इसका मतलब दोनों पोलराइड कौन सी अवस्था में रखे हुए हैं, समांतर अवस्था में रखे हुए हैं। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि तीव्रता अगर अधिकतम होगी तो कौन सी व्यवस्था होगी, पोलराइडों की समांतर व्यवस्था में होंगे पोलराइड। ठीक है, तो समांतर व्यवस्था पता लगी कि दोनों पोलराइड कैसे होंगे, ये इस तरीके से होंगे, ध्रुवक और विश्लेषक। यहां से ये इस तरीके से रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा। क्लियर है। अब हमें ये बोल रहा है कि जब समांतर व्यवस्था में निर्गत प्रकाश होगा तो इस स्थिति में यहां से जो प्रकाश आएगी उसकी तीव्रता होगी I, और निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो जहां पे जितनी यहां पे I0/2 वो भी इतनी ही हो जाएगी। लेकिन ये कब होगी, ये निर्गत की कंडीशन में होगी। ठीक है, अब यहां से ये बोल रहा है कि समांतर व्यवस्था, इसका मतलब इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अधिकतम तीव्रता यही होगी, मैक्सिमम। यहां से निकल जाएगी I0/2 हो जाएगी ये इस तरीके से। अब ये बोल रहा है कि यदि एक पोलराइड को दूसरे के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण से घुमा दे, तो 30 डिग्री के कोण से घुमा देंगे तो ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य कोण कितना आएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, सीधा सीधा आएगा। अगर इसको आप ऐसे रख लो, इसको 30 से घुमाओगे तो ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य 30। अगर क्रॉसशिफ्ट में होते तो 90 में से माइनस करना होता, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा रखा है थीटा की वैल्यू। तो घुमाने को इसकी जो तीव्रता है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, वो अधिकतम तीव्रता का कितना भाग होगी। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता मेलस के नियम से निकालते हैं, निर्गत प्रकाश की तीव्रता। और मेलस का नियम क्या कहता है, मेलस का नियम कहता है कि I बराबर होगी I0 इनटू में cos स्क्वायर थीटा। I0 होती है मैक्सिमम तीव्रता, ये तो I0 को हम I मैक्सिमम लिख देंगे, तो I इज इक्वल्स टू I मैक्स इनटू में cos 30 डिग्री की
स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। तो यहां से ये हो जाएगी i max को इधर लाएंगे तो i अपॉन में i max इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 की स्क्वायर और अंडर रूट 3/2 की स्क्वायर होगी 3/4। क्वेश्चन यही पूछा हमें कि आपतित जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कौन सा भाग, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता के अनुपात में निकालनी है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3/4 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको पोलराइडो से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करवा दिए। आज के इस लेक्चर में हम पोलराइडो के क्वेश्चन के साथ में इसका दी एंड करते हैं और इसी के साथ हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नया चैप्टर लेंगे और अब मैं नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि होगी इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और यहां पर भी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैट में हम कौन-कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहां पर वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है, हमारी ऑप्टिक्स का जो पोर्शन होता है वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, जो हमारे 12th बोर्ड में इंडिकेशन आपने कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको जो हमारी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी इलेक्ट्रोस्टैट, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूं, उसके बारे में बताता हूं कि किस तरीके से हम ऑप्टिक्स को पढ़ें। ऑप्टिक्स के बाद में किस पे है, इलेक्ट्रोस्टैट पे। तो देखना थोड़ी सी वेव ऑप्टिक्स को हटाते हैं, वेव ऑप्टिक्स के बाद में रे ऑप्टिक्स पे बात करते हैं। सॉरी, वेव ऑप्टिक्स दे दिए, रे ऑप्टिक्स दे दिए, अब इलेक्ट्रोस्टैट पे आते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज होगी हमारी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली हम चैप्टर पढ़ेंगे वो कितने होंगे, 4 चैप्टर होंगे। मैं इनको 4 चैप्टर के डिवाइडेशन रूल में इनको डिवाइड करके चलता हूं। वैसे चैप्टर तो ये 2 ही होते हैं, ठीक है, 2 या 3 मान लो, तो 3 चैप्टर, लेकिन मैं इसको डिवाइड करके चलूंगा तो 4 चैप्टर में लगभग मैं बांट दूंगा इसको। तो उनमें देखो टॉपिक्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट की। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल भी बोल सकते हैं, सॉरी स्थिर विद्युत बल। हिंदी में बात करूं तो क्या बोलेंगे इसको, स्थिर विद्युत बल भी बोलेंगे या फिर विद्युत भी बोला जा सकता है। इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और एक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका जो मेन टॉपिक आता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इसमें आ जाएगी विद्युत फ्लक्स, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इसमें आएंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। इसके बाद में जो दूसरा चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैट का वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है विद्युत विभव। इस चैप्टर का नाम होगा विद्युत विभव। इसको मैं अलग से करके चलता हूं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये क्या दे रखे हैं, दोनों एक ही चैप्टर दे रखे हैं, हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे। तीसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैट में, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इसके बाद में तीसरा जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। और ये हमारा पूरा क्वेश्चन होगा, 3 चैप्टर में डिवाइड करते हैं। एक चैप्टर होता है जो गाउस के नियम का एप्लीकेशन होता है, मतलब गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, जो कि सेकंड चैप्टर में यहीं पे बात करते हैं। यहीं पे एक चैप्टर की और बात करेंगे तो उसको बोलते हैं, ये दूसरा चैप्टर इसको बोलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, मतलब गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग। अगर इसको तीसरा माने तो ये चौथा हो जाएगा। इस तरीके से ये चैप्टर होंगे। तो ये हम इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे, हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी, तो उसके बारे में यहां से बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि अब हम इलेक्ट्रोस्टैट पे आएंगे, हमारी नई सीरीज फिजिक्स की क्लास है, रेगुलर डेली 10 बजे आपको मिलेगी लाइव क्लास, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।